हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्कोरिंग आइडिया और मैं हूं आपका टीचर सौरभ। बच्चों, आज हम लोग नेशनल इनकम का वैल्यू एडेड मेथड करने वाले हैं। जो मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड होगा, हमारा फर्स्ट पार्ट होगा। इस चैप्टर को भी मैंने जो तीनों मेथड्स हैं आपके मेजरमेंट के, उसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है और वो सेपरेट वीडियोस होंगे, ताकि मैं उसमें काफ़ी डेप्थ में कवर कर सकूं और आपको एक एक चीज़ समझा सकूं। तो इसका जो हमारा जो लाइक इंट्रोडक्शन पार्ट है वो मैंने ऑलरेडी वीडियो में डाला हुआ है बना के उसका, तो उसका मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो आप पहले वहाँ जाके देख के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं आप वो पूरा ढंग से पढ़ लीजिएगा और उसके बाद फिर आप इसको देखिएगा वीडियो को, तो आपको बहुत अच्छे से सारा एक एक कॉन्सेप्ट जो होगा वो ढंग से समझ में आ जाएगा। तो बच्चों, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब यहाँ देखिए, अभी तक हमने जो बेसिकली 8 कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने जो जिसको हम एग्रीगेट्स बोलते हैं रिलेटेड टू नेशनल इनकम, जिसमें आपने जीडीपी, जीएनपी, फिर आपका फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, उसके बाद एनडीपी, एनएनपीएफसी, एनएनपी मार्केट प्राइस, तो ये सारी चीज़ें हम लोग करीब 8 कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो बेसिक एग्रीगेट्स के, वो हमने इसके पिछले वाले वीडियो में पढ़ लिए थे, तो उसको आप पहले ज़रूर देखिएगा जाकर के। और उसके बाद जो सेकंड पार्ट हमारा आता है वो होता है हमारा बच्चों कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, कि हम लोग नेशनल इनकम का जो स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन जो करते हैं वो किस तरीके से करते हैं। तो बेसिकली उसमें हम लोग 3 मेथड्स का यूज़ करते हैं। सबसे पहला जो मेथड है वो हमारा वैल्यू एडेड मेथड है, दूसरा मेथड जो होता है वो हमारा इनकम मेथड होता है, और तीसरा मेथड जो होता है बच्चों वो होता है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। तो आज हम फर्स्ट वाले से शुरू कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है। आपने इससे पहले, आज हमारे पास जीएसटी है, आपको पता होगा कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगाया जाता है। तो इससे पहले आपने शायद सुना होगा, जब जीएसटी नहीं था तो उससे पहले नंबर ऑफ टैक्सेस जो थे वो इम्पोज्ड थे आपके, जिसमें एक वैट नाम से आता होगा, आपने सुना होगा वैट 1, वैट 2, 2 वैट्स जो होते थे वो लगते थे। वही वैल्यू एडेड होता है हमारा, तो वो टैक्स के फॉर्म में होता है। यहाँ पर हम जब वैल्यू एडेड बात करते हैं तो ये टैक्स नहीं होता है, ये एडिशन होता है बेसिकली आपके प्रोडक्शन कॉस्ट में। लाइक जो आपका जो प्रोडक्शन कॉस्ट में जो एडिशन आता है अपार्ट फ्रॉम द रॉ मटेरियल्स, जो आप बनाएंगे, कोई चीज़ प्रोड्यूस करेंगे, उसमें जो रॉ मटेरियल्स के बाद जो उसमें वैल्यू ऐड होगा, जो उसके कॉस्ट को बढ़ाएगा, वो चीज़ जो होती है उसको हम वैल्यू एडेड बोलते हैं। तो इसका अगर हम डेफिनेशन पे जाते हैं बच्चों, तो इसमें देखिए सबसे पहला जो टर्म है वो हमारा बेसिकली ये देखिए, एडिशन जो है, एडिशन ऑफ वैल्यू, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है इसमें। एडिशन ऑफ वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि गुड्स जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, तो हमारे पास जो शुरुआत होती है प्रोडक्शन प्रोसेस की, वो कहाँ से होती है, लाइक अक्वायरिंग द रॉ मटेरियल्स। तो आप एक मान लीजिए, आप एक प्रोड्यूसर हो, आप किसी भी चीज़ का, आप कोई भी कमोडिटी बनाते हो, तो आपको सबसे पहले रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो रॉ मटेरियल्स जब हम लेके आते हैं तो उनको हम बेसिकली बोलते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, रॉ मटेरियल्स जिसको हम लाइक कोई भी चीज़ बनाने के लिए जो कच्चा माल हम जो नॉर्मल वे में बोलते हैं कि कच्चा माल उसके अंदर में लगता है, उसको हम बोलते हैं बच्चों इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब जब हम उसको प्रोडक्शन प्रोसेस में लेके आते हैं तो उसमें एक साथ कई चीज़ें होती हैं उसमें जो उसके वैल्यू को बढ़ाती हैं। अब जैसे आप कोई चीज़ अगर 5 रुपए के रॉ मटेरियल से शुरू करते हैं तो वो उसमें बहुत सारे कॉस्ट जो होता है वो ऐड होता चला जाता है, और लास्टली जब वो फिनिश्ड गुड्स बन के आता है तो उसका कॉस्ट बढ़ चुका होता है। ठीक है, तो इस वैल्यू एडेड में क्या होता है, पहला हो गया एडिशन ऑफ वैल्यू टू द इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो बच्चों, ये है हमारा रॉ मटेरियल, इसको हम यहां पर लिख सकते हैं, ये रॉ मटेरियल है। ठीक है, फॉर एनी काइंड ऑफ प्रोडक्शन, जो कि फर्म जो होती है वो एक प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करती है, तो उसी को हम बोलते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब इसमें देखिए, हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अब जैसे कि एक, सबसे पहले मान लीजिए कि एक फार्मर होता है। ठीक है, फार्मर जो होता है वो वीट जो होता है वो प्रोड्यूस करता है। तो ये बेसिकली हमारा जो, अगर इंडस्ट्री वाइज देखें तो ये हमारे प्राइमरी इंडस्ट्री में आता है, ये प्राइमरी इंडस्ट्री होती है जिसको हम एग्रीकल्चर बोलते हैं। तो फार्मर जो होता है वो प्रोड्यूस करता है वीट। ठीक है, और सपोज हम इसका प्राइस जो होता है वो 10 रुपीज मान लेते हैं एक पर्टिकुलर यूनिट के लिए, चाहे वो आप
केजी में ले लो या क्विंटल में ले लो, जो भी हो, तो हम 10 रुपीज़ का मान लीजिए उसने वीट में, हम यहाँ पे टोटल कॉस्ट मान लें कि टोटल जो प्रोडक्शन है वीट का, उसका उस जो कॉस्ट है वो 10 रुपीज़ है, यानी 10 रुपीज़ में वो इंक्लूडिंग प्रॉफिट एक रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है फर्दर इंडस्ट्रीज को। अब जब फार्मर 10 रुपए में ये चीज़ सेल के लिए रखता है तो वहां पर एक मिलर आता है। मिलर मतलब जो होता है, जो मिल का मालिक होता है, मिल का जो फर्म चलाता है उसको मिलर बोलते हैं। तो मिलर ने इससे कितने 10 रुपीज़ में इंक्लूडिंग इसको प्रॉफिट देके, हो सकता है इसको 8 रुपए का जो कॉस्ट पड़ा हो, 2 रुपए का इसने प्रॉफिट लिया, तो 10 रुपए में मिलर को इसने बेचा। अब मिलर के पास 10 रुपीज़ का वीट है। अब ये क्या करेगा, इसको प्रोडक्शन प्रोसेस में लेके आएगा और इसको ग्राइंड करेगा। ग्राइंड करेगा मतलब इसकी पिसाई करेगा और इसको ये फ्लावर में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, जिसको हम लाइक कॉर्न फ्लोर, व्हीट फ्लोर, जो बहुत अलग अलग नाम से जानते हैं, जिसको हम नॉर्मल हिंदी में आटा बोलते हैं, आटा या मैदा। तो ये आटा या मैदा जो होता है वो कन्वर्ट करके इसने एक प्रोडक्ट बना दिया जो कि यूजेबल है। अभी भी ये रॉ मटेरियल है बच्चों। अब ये जब यहां से आता है तो ये क्या करता है, इसके ऊपर में अपना प्रोडक्शन प्रोसेस इंक्लूडिंग प्रॉफिट 5 रुपए जो होता है वो 5 रुपीज ऐड कर लेता है। मिलर जो होता है वो आगे सामान को बढ़ाता है 15 रुपए में, 15 रुपीज हो गया बच्चों इसका कॉस्ट। अब ये किसने खरीदा, ये खरीदा एक बेकर ने, बेकर या कन्फेक्शनर जो बेकरी चलाता है। अब वो क्या करेगा, वो रॉ मटेरियल है उसके लिए फ्लावर, व्हीट से फ्लावर बना, फ्लावर से अब ये एक यूजेबल प्रोडक्ट बनाने के लिए उसको अलग प्रोडक्शन प्रोसेस में डालेगा। अब इसने 15 रुपए में खरीदा, अब इसने इसको, इसके ऊपर में वैल्यू ऐड हो चुका था 5 रुपए, तो अब ये 10 रुपए का कॉस्ट जो हो गया वो ये यहाँ 5 रुपए हो गया, बढ़ गया 15 रुपए हो गया। अब ये बेकर इसको क्या करता है, ब्रेड में कन्वर्ट कर देगा, ब्रेड या बिस्किट्स या कुकीज किसी भी फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेगा। वो किसको बेचेगा बच्चों, रिटेलर को बेचेगा। हम यहां पर ब्रेड का एग्जांपल ले रहे हैं। तो अब ये 15 रुपए में अगेन 5 रुपीज ऐड करता है अपना प्रॉफिट, और ये 20 रुपीज में रिटेलर को बेच आता है। रिटेलर जाता है उससे भी सामान लेता है, तो वो 20 रुपए का पड़ता है रिटेलर को। अब नेचुरली रिटेलर जब कंज्यूमर के पास भेजेगा वो सामान, तो वो फिर एक जो वैल्यू होगा वो ऐड होगा इंक्लूडिंग उसका प्रॉफिट। तो जब ये बेचता है रिटेलर जो है वो कंज्यूमर को बेचता है, तो अगेन ये 5 रुपीज इधर ऐड कर लेता है अपने प्रॉफिट में। कितने कॉस्ट हो गया बच्चों, टोटल 25 रुपीज का ब्रेड हम लेके आते हैं मार्केट से। यानी 10 रुपए का सामान था, उसमें डिफरेंट स्टेजेस पर वैल्यू ऐड हुआ और वो कंज्यूमर्स के पास आते आते तक 25 का हो गया। तो अब हम यहां पर अगर वैल्यू एडेड को अगर वो करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो यहां देखिए 10 रुपीज का था कॉस्ट, ये आपका क्या था, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, शॉर्ट में हम इसको आईसी लिख रहे हैं। इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब ये हुआ रॉ मटेरियल। अब इसके ऊपर वैल्यू कितनी बार ऐड हुआ है, ये हम ब्लू से ऐड, 5 रुपए यहां ऐड हुआ, 5 रुपए इधर ऐड हुआ, 5 रुपए यहां ऐड हुआ, तो टोटल कितना हो गया बच्चों, 15 रुपीज। यानी 10 प्लस 15, तो ये टोटल हुआ आपका 25 रुपीज का फिनिश्ड गुड्स। तो ये जो 5, 5 और 5 आपने देखा, इसी को हम बोलते हैं वैल्यू एडेड, और ये हर केस में होता है, इंक्लूडिंग इवन सर्विसेज में भी होता है। तो यहां पर हम चूंकि गुड्स की बात कर रहे हैं, तो वैल्यू एडेड का मतलब क्या हुआ, जो एडिशन टू द वैल्यू ऑफ द रॉ मटेरियल्स और इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज सेड टू बी वैल्यू एडेड। अब बच्चों हम लोग वैल्यू एडेड को अगर हम मैथमेटिकली या जो हम कैलकुलेशन करते हैं, तो वो कैसे करते हैं वो हम यहां से देखेंगे। अब यहां से शुरू करते हैं हम इसका। हाँ, अब बच्चों इसका कैलकुलेशन जब हम देखते हैं, तो इसमें देखिए आपको 3-4 फॉर्मूला जो होता है वो ढंग से आप समझ लीजिए। सबसे पहला जो फॉर्मूला है, जो कि इसका मेन फॉर्मूला होता है, वो होता है वैल्यू एडेड। इसको आप साथ में लिखते जाओ तो बेटर होगा आपके लिए। वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस
IC इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन। दैट मीन्स ये अगर आपका टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट है, दैट मीन्स कि 25 रुपये अगर हम ऊपर वाले केस में लें, तो यहाँ पर वैल्यू एडेड कैलकुलेट हम कैसे कर रहे हैं, टोटल जो कॉस्ट हुआ वही उसका आउटपुट हुआ। तो ये कितना कॉस्ट हुआ बच्चों, 25 रुपीज, जो ब्रेड का था। यहां पर हम इसको लिख लेते हैं ब्रेड, ठीक है। ब्रेड का कॉस्ट, आपका टोटल आउटपुट का कॉस्ट हुआ भाई 25 रुपए। इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो फार्मर ने लगाया था वो कितना हुआ था, 10 रुपीज था, यानी वीट और का कॉस्ट जो था वो 10 रुपीज था इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो आपका वैल्यू एडेड कितना हो गया, 25 माइनस 10, यहां पर आपका आ गया 15 रुपए। जो हमने 5, 5 और 5 3 बार कैलकुलेट किया तो वो आपका सम होके 15 रुपीज आ गया। तो इसी को हम बोलते हैं वैल्यू एडेड। अब इसका देखिए, ये तो हुआ हमारा मेन फॉर्मूला, इसको हम मेन फॉर्मूला बोलते हैं फॉर वैल्यू एडेड। अब इसके भी फर्दर हम ब्रेक डाउन करते हैं। तो सबसे पहले कई बार, क्योंकि आपको ऐसे सीधे सीधे तो क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा कि भाई बताओ वैल्यू एडेड कितना है, ये रहा वैल्यू ऑफ आउटपुट, ये रहा आईसी, अब आप इसको बस जस्ट माइनस करके आप हमें कैलकुलेट करके दे दो। आपको तो क्वेश्चन को ट्विस्ट करना होगा, वहां पर ट्विस्ट किया हुआ क्वेश्चन आएगा, आपको उसको सॉल्व करना होगा। तो अब हम इसका फर्दर ब्रेकअप करते हैं इसको, तो सेकेंड फॉर्मूला हमारा बनता है कि जब हम वैल्यू ऑफ आउटपुट जो होता है, अगर हमें वो कैलकुलेट करना होगा तो वो हम कैसे करेंगे, सेकेंड वैल्यू एडेड तो निकालना ही है। अब ये फॉर्मूला होगा, इसमें सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालेंगे हम, यहां वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो जो आपको क्वेश्चंस दिए होंगे उसमें क्या क्या मिलेगा आपको, इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है। चेंज इन स्टॉक का मतलब होता है बच्चों इन्वेंट्री, इसको हम दूसरा नाम इन्वेंट्री भी बोलते हैं, जो कि हम लोग, आप लोग जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं वो बहुत अच्छे से समझते होंगे। आई थिंक जो 11th में जिन्होंने पढ़ा हुआ है अकाउंट्स, उनको अच्छे से पता होगा कि वो चेंज इन स्टॉक होता क्या है। बट हो सकता है ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे जो हैं वो नहीं समझते हैं, तो उसको मैं उनको लिए मैं स्पेशली बता देता हूँ। चेंज इन स्टॉक बच्चों, इसमें देखिए जो इसका कॉन्सेप्ट ये होता है, इसमें दो कॉन्सेप्ट होते हैं। पहला होता है आपका क्लोजिंग स्टॉक और दूसरा होता है ओपनिंग स्टॉक। तो कोई भी फाइनेंशियल ईयर में जब 1 अप्रैल से शुरू किया जाता है, कोई जो लाइक आपका जो फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, तो ऐसा नहीं है कि 31 मार्च को जब आपने क्लोज किया अकाउंट, आपने उसके ऊपर में अपना जो इनकम टैक्स है या जो कॉर्पोरेशन टैक्स है वो आपने भर दिया, तो वो कोई भी आपका जो प्रोडक्शन साइकिल है वो 31 मार्च को आपको रोक देना पड़ेगा और फिर आपको नया स्टार्ट करना पड़ेगा। प्रोडक्शन साइकिल जो होता है वो कंटिन्यूअस बेसिस पे चलता जाता है। आप डेली बेसिस पे अकॉर्डिंग टू द मार्केट डिमांड आप प्रोड्यूस करते जाते हो। आप ये नहीं देखते हो कि मेरा आज का प्रोडक्शन कितना है और आज ही मार्केट में कितना जाएगा, आप स्टॉक बनाते चले जाते हो। रोज का हम, जैसे मैं अपना एक टारगेट बनाता हूं कि मुझे 100 पीसेज रोज बनाने हैं। अब हो सकता है मार्केट में 75 पीसेज जाएं, किसी दिन 90 पीसेज जाएं, हो सकता है किसी दिन पूरा 100 चला जाए। तो इस ऐसे में क्या होगा, हमारे पास एक स्टॉक भी बन जाता है डेली प्रोडक्शन की वजह से। तो जब हम 31 मार्च को अपना इनकम टैक्स में हम रिटर्न आपको फाइल करना होता है, तो हम टोटल लास्ट वाले डेज में जो हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास अभी स्टॉक कितना बचा हुआ है और प्रोडक्शन उधर चल रहा होता है। तो जब हम स्टॉक गिनते हैं तो उस केस में हमारा 2 स्टॉक आता है। जो लास्ट डे ऑफ जो ईयर होता है, दैट मीन्स 31 मार्च के दिन उस कंपनी या फर्म के पास कितना स्टॉक बचा हुआ है, वो स्टॉक जो होता है उसको हम क्लोजिंग स्टॉक मानते हैं। और नेक्स्ट डे जो होता है वो फिर बन जाता है, तो उसको हम बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। तो अब जो लास्ट में, अगर हम 31 मार्च के दिन, अगर मान लो एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूं कि जो अनसोल्ड स्टॉक है आपका, अब वो आप उठा के फेंक तो नहीं दोगे, वो कंपनी आगे भेजेगी ना। तो उस केस में क्या, लेकिन वो तो जो पिछले साल माना जाएगा, क्योंकि एक दिन में आपका ईयर बदल गया। 1 अप्रैल से नया अकाउंट आपको शुरू करना पड़ेगा, नए सारे लेजर, नए जर्नल, सब कुछ नया आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उसको कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं आगे वाले स्टॉक में। तो वो क्या होता है, जो उस दिन बना उसमें से पिछले वाला जो होता है वो हम माइनस करके जो फाइनल वैल्यू होता है, यानी हम जो चेंज इन स्टॉक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक में से माइनस कर देते हैं ओपनिंग स्टॉक, यानी दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हम ओपनिंग स्टॉक की तरह लिखते हैं,
ताकि वो पिछले साल, क्योंकि जो पिछले वाला जो स्टॉक है उसका टैक्स तो आपने भर दिया पहले ही, 31 मार्च को आप जो फाइल करोगे उस समय आप अपने स्टॉक को भी इंक्लूड कर रहे हो, क्लोजिंग स्टॉक को, और फिर जब अगले साल में आप उसको कैरी फॉरवर्ड करोगे तो अगेन आप उसके ऊपर दोबारा टैक्स तो नहीं भरोगे। तो हम क्या करते हैं, उससे उसको माइनस कर देते हैं ना, ओपनिंग एंड क्लोजिंग का बैलेंस निकाल लेते हैं। अगर आपके पास 30 पीस बच गया और ओपनिंग स्टॉक आपका नेक्स्ट डे 100 है, तो आप क्या करोगे, उससे माइनस करके 30 जो होता है 30 है और अगले दिन 100 है, तो आप वहां पर ओपनिंग स्टॉक में 70 फाइनल फिगर लिखोगे, क्योंकि आपने 30 का जो इनकम टैक्स है वो भर दिया, या सेल्स टैक्स है वो आपने भर दिया, इनकम टैक्स तो नहीं, सेल्स टैक्स वो आपने भर दिया है। तो आप 2 बार तो नहीं पे करोगे, लास्ट ईयर भी पे किया उसी सामान का और अगले ईयर भी उसी का सामान का पे कर रहे हैं हम। तो इसको हम निकालने के लिए इसको जो होता है वो चेंज इन स्टॉक को आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। तो चेंज इन स्टॉक जो बच्चों, अगर हम इसका थर्ड, अब हम इसको यहां लेके आते हैं चेंज इन स्टॉक को, तो हमारा थर्ड फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों कि हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, चेंज इन स्टॉक, ठीक है। ये हो जाएगा आपका क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, यानी क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये निकल गया। तो जब ये 3 फॉर्मूला को, मतलब हम जो है ये सेपरेटली ये वैल्यू ऑफ आउटपुट और चेंज इन स्टॉक, इन दोनों को मिला देते हैं इस फॉर्मूले में, तो आपका फाइनल फॉर्मूला जो बनता है वो क्या बनेगा बच्चों, वैल्यू एडेड का फॉर्मूला। तो ये पूरा फॉर्मूला एक्सपैंड हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे वैल्यू एडेड इज इक्वल टू, पहले हम ये वाला फॉर्मूला सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक लिखना होगा आपको। तो आपका जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है हम पहले उसका फॉर्मूला यहां पे डालेंगे, तो ये हो जाएगा आपका सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी, ठीक है। इसको भी और फर्दर हम एक्सपैंड कर सकते हैं, तो ये 4th हो गया, और जो इससे फाइनल फॉर्मूला बनेगा वो आएगा वैल्यू एडेड इज इक्वल टू सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस आईसी। तो आपका, आप ये मान के चलो कि आपका फाइनल फॉर्मूला जो होता है बच्चों वो ये हुआ, ये वाला। इसी से हम वैल्यू एडेड को कैलकुलेट करते हैं। अब बच्चों इसमें देखिए, यहां पर जब हम वैल्यू एडेड पे ये करते हैं और हम इसको नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट में मर्ज करते हैं, कि ये तो हम लोग ने सेपरेटली पढ़ा कि वैल्यू एडेड होता क्या है। तो एक चीज आप इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूं, जब हम वैल्यू एडेड निकालते हैं, तो जब हम सारे वैल्यू को, जब हम सारा हम प्लस करते जाते हैं, उसका जब हम एग्रीगेट फिगर निकालते हैं, तो वो आपका बनता है, जब हम सारा सिग्मा वैल्यू एडेड सारे का सिग्मा निकालते हैं, यानी उसका समेशन करते हैं, तो ये बनता है आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ये फिगर मिलता है वैल्यू एडेड मेथड में, ये फिगर आपको मिलता है। और में सबसे बड़ी चीज होती है, जब हम नेशनल इनकम में कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू, मतलब जब आपको नेशनल इनकम में इसको यूज करना है, जीवीए एमपी आप पहले निकालेंगे। जब ये सारे ये निकाल लिया आपने ग्रॉस वैल्यू एडेड तीनों से, ये फॉर्मूला से, तो अब आपका जो वैल्यू एडेड का जो फाइनल फिगर हुआ वो बन के आएगा जीवीए एमपी। और ये जो होता है बच्चों नेशनल इनकम में जब यूज करते हैं, तो यही जो वैल्यू होती है वो आपका जीडीपी एट मार्केट प्राइस के बराबर होता है। दैट मीन्स आप जहां भी वैल्यू एडेड का जो आप जीवीए एमपी आपके पास आ गया, तो आप उसको डायरेक्टली ये लिख सकते हैं जीडीपी मार्केट प्राइस, और वही रख के हम उसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये बच्चों इसका कॉन्सेप्ट था, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, दैट इज इक्वल टू जीडीपी मार्केट प्राइस। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, अब बच्चों यहां देखिए सबसे बड़ी चीज है, आपको जो वैल्यू एडेड कैलकुलेट करना मैंने बता दिया, ठीक है, ये तो मैंने इसी में इंक्लूड कर लिया, ये है। अब दूसरा जो है प्रिकॉशंस। अब देखिए इसमें एक दो चीज आपको ध्यान देना होगा। जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास 3 मेथड्स हो गए। अब जब हम
लाइक पूरा इकोनॉमी को आप देखो तो वो 3 सेक्टर्स में डिवाइडेड है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। हर कोई अलग अलग वे में नेशनल लाइक अपने जो इनकम होता है वो जनरेट कर रहा है। तो एक ऐसा क्या मेथड होगा जिससे कि हम हर एक किसी का इनकम को टारगेट करके हम उसका फिगर ले पाएं। तो उसके लिए क्या होता है बच्चों कि कई बार एक जो प्रॉब्लम रेज होती है वो आ जाती है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। मतलब एक ही चीज में, एक प्रोडक्शन प्रोसेस में कहीं 2 बार वो फिगर मत आ जाए, 2 फिगर हम ना ले लें, क्योंकि फाइनल आउटपुट जो होता है हम लोगों को लेना होता है। तो कहीं अगर हमने 2 बार ले लिया तो उस केस में क्या होगा, आपका जीडीपी या जो आप कोई भी ग्रॉस वैल्यू आप रिफ्लेक्ट करोगे नेशनल इनकम में, तो वो डबल काउंटिंग की वजह से अफेक्टेड हो जाएगा और आपका फिगर जो होगा, आपके एनालिसिस जो होगा वो रॉन्ग हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। तो उस केस में हम कुछ प्रिकॉशंस जो होता है उसको अवॉइड करने के लिए हम कुछ प्रिकॉशंस जो होते हैं वो इसमें हम यूज करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो होता है प्रिकॉशन कि हमने एक अपना रूल बना लिया कि जब भी हम जीडीपी निकालते हैं या नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं वैल्यू एडेड मेथड से, तो उसमें हम सीधा फाइनल गुड्स जो होता है उसको लेंगे। ठीक है, तो हम जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं जिसको हम रॉ मटेरियल्स बोलते हैं, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। क्योंकि अगर हम फाइनल गुड्स में लेते हैं, जैसे कि अगर ये पेन है, इस पेन में प्लास्टिक से लेके जस्ट लाइक ये डिजिटल पेन है, तो डिजिटल पेन में आपको अगर हम इसके कंपोनेंट पे जाएं तो इसमें प्लास्टिक मटेरियल है, ये कोई और कंपनी बना रही होगी। इसका जो निब पॉइंट हो सकता है कोई और कोई कंपनी बना रही होगी। इसके अंदर में जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट जो अंदर लगा हुआ है, जो सर्किट लगा हुआ है, या जो कोई लाइक बैटरी लगा हुआ है या सेल लगा हुआ है, वो कोई और कंपनी बना रही होगी। तो अगर मैं मान लेता हूं इसका प्राइस 10 रुपीज है, तो अगर मैं 10 रुपीज दे के ये पेन खरीद के लाता हूं, तो इसका मतलब मैंने हर चीज का कॉस्ट पे किया है ना, क्योंकि ये फाइनल गुड है, ये मैं 10 रुपए का खरीद के लाया हूं। तो जो कंपनी है उसने हर चीज का प्राइस, यानी जितने भी उसमें रॉ मटेरियल्स या कंपोनेंट्स लगते हैं, वो सब पार्ट जोड़ने के बाद ही इसका प्राइस 10 रुपीज रखा जो मैं लेके आया हूं। तो इसमें ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स को अलग से कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, डबल काउंटिंग की। क्लियर बच्चों? तो इसलिए हम क्या करते हैं, सीधा फाइनल गुड जो होता है हमारे पास, अगर गाड़ी बन के आई तो हम गाड़ी का प्राइस ले लेते हैं। तो गाड़ी में उसके टायर भी आ गए, उसके जो लाइक सीट्स, लेदर, उसमें जो प्लास्टिक मटेरियल बना है, उसमें जो म्यूजिक सिस्टम लगा है, उसमें जो एयर बैग लगा है, उसमें जो भी सिक्योरिटी फीचर्स लगे हैं, वो सारी चीजें इंक्लूड हो गई, मिरर्स, हर चीज इंक्लूड हो गई, पूरी गाड़ी का कॉस्ट हमने उठा लिया। तो वो फाइनल फिगर है और वो हमारे लिए ईजी भी होता है, बिकॉज उसमें हम उतना कॉम्प्लेक्स हमें जाके डिटेलिंग नहीं करनी पड़ती है। हमने सीधा गाड़ी का प्राइस लिया, वो फाइनल फिगर आ गया हमारे पास। तो इससे डबल काउंटिंग से हम बच जाते हैं। दूसरा होता है बच्चों सेल एंड परचेज ऑफ यूज्ड और सेकेंड हैंड गुड्स। अब अगर मान लीजिए कि हम देखें मार्केट में यूज्ड गुड्स भी बिक रहे हैं और न्यू गुड्स भी। जस्ट लाइक अगर अभी मैंने गाड़ी के एग्जांपल लिया, तो गाड़ी जो है वो शोरूम से भी रोज बिक रही है, और सेकंड हैंड जो कार्स 24 और इस टाइप के बहुत सारे जो ट्रू वैल्यू एंड इस टाइप के, या फिर इवन जो लोकल मार्केट में भी गाड़ियां बिक रही हैं, तो गाड़ी बिकने से भी इनकम जनरेट हो रहा है। लेकिन इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए जो न्यू जो परचेज या सेल होता है वो तो उसी ईयर में काउंट हो रहा है, करंट ईयर में काउंट हो रहा है, उसी में बना है, उसी में इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, तो अगर वो सेकेंड हैंड गुड्स है जिसको हम सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं, तो सेकेंडरी मार्केट में बन रहा है, तो वो एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में तो उसका इंक्लूजन हो चुका है। फिर दोबारा अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो उसके ऊपर टैक्स भी जो है वो गवर्नमेंट को पे कर दिया गया है, रोड टैक्स हो या प्रॉफिट, सबको मिल चुका है, इनकम हर चीज वो पिछले साल रिफ्लेक्ट हो चुका है। और वो गाड़ी अगर फिर बिक जाती है तो वो डबल काउंटिंग हो जाएगी। तो उस केस में हमारा जो फाइनल फिगर ऑफ नेशनल इनकम आएगा वो रॉन्ग आएगा, क्योंकि वो गाड़ी रीसेल हो रही है। तो इसमें कोई भी चीज इंक्लूड नहीं करते हैं जिसका रीसेल हो रहा होता है। तो ये अगेन प्रॉब्लम क्रिएट करता है डबल काउंटिंग का, तो इसको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, इसलिए मैंने क्रॉस लगा दिया। अब थर्ड होता है बच्चों, वो है प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन। अब यहां देखिए इसमें क्या कॉन्सेप्ट है। अब मान लीजिए कि मैं एक डॉक्टर हूं या फिर मैं एक टीचर हूं, तो एक डॉक्टर जो होता है वो अपनी सर्विसेज यानी अपनी जो फैक्टर सर्विसेज होता है वो एक हॉस्पिटल में या अपने क्लिनिक में देता है, तो वो इनकम जनरेट कर रहा होता है।
ठीक है, इनकम जनरेट कर रहा है कैसे, उसको या तो अगर हॉस्पिटल में है तो वो सैलरी ले रहा होगा वहां से, अगर अपना क्लिनिक है तो वो अपनी फीस पे जो होता है वो कलेक्ट कर रहा होगा लोगों को ट्रीटमेंट देके, ऐसे वो इनकम जनरेट कर रहा है। बट वही डॉक्टर अगर घर में आके सेम सर्विसेज अपने घर वालों को देता है तो काम तो हुआ लेकिन इनकम जनरेट नहीं हुआ। तो क्यों? क्योंकि वो उसके जो सर्विसेज हैं वो उसके हाउस होल्ड कंजम्पशन में आ गया, मतलब उसने सर्विसेज को मार्केट नहीं किया। अब घर में आके वो अगर अपने बच्चे का या अपनी वाइफ का या अपने फैमिली मेंबर्स का अगर ट्रीटमेंट करता है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट करता है, तो वहां पर इनकम ही जनरेट नहीं हुआ। तो जो भी फ्री सर्विसेज हैं, अब एक शेफ है वो अगर होटल में जाता है, 5 स्टार होटल में काम करता है या किसी भी रेस्टोरेंट में काम करता है, वो वहां सैलरी ड्रॉ कर रहा है, तो वहां पर अगर वो खाना बनाता है या जो भी डिश बनाता है उसके लिए उसको सैलरी मिल रही है, तो वो उसका तो वहां तो इनकम जनरेट हो रहा है। बट वही पर्सन घर में आके फिर अपने लिए खाना बनाता है, अपने घर वालों के लिए खाना बनाता है, तो उसके बदले उसको कोई भी इकोनॉमिक जो उसको एडवांटेज होता है वो नहीं मिलता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट करता है। एक हाउस वाइफ होती है या होम मेकर होती हैं, वो क्या करती हैं, घर में जो भी चीजें करती हैं वो एक कोई ना कोई एक्टिविटी होती है, बट वो इकोनॉमिक इन नेचर नहीं होता है। लाइक एनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ही हम इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम में, बिकॉज जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं वो इन रिटर्न एक इनकम जनरेट कर रही हैं। तो कोई भी चैरिटी से रिलेटेड हो या अगर फ्री ऑफ कॉस्ट हो, हाउस होल्ड सर्विसेज हो जो हम अपने लिए कंज्यूम करते हैं, उन्हीं सर्विसेज को कंज्यूम कर लेते हैं, वो हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि यहां पर ये नॉन प्रोडक्टिव हुआ, नॉन प्रोडक्टिव, इससे कोई प्रोडक्ट जनरेट नहीं हो रहा है, ये सर्विस मार्केट नहीं हो रही है। तो ये 3 जो हो गए बस बच्चों, ये हम लोग इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। अब हम देखते हैं लास्ट के 3, ये हम इंक्लूड करते हैं। तो अब भाई इसको इंक्लूड क्यों करते हैं, क्या रीजन है वो समझते हैं। दूसरा है सॉरी इसमें पहला है सेकेंड वाले पार्ट में ये तीनों। तो पहला इसमें है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन। अब जैसे कि अभी हमने बात किया कि अगर मैं एक डॉक्टर हूं और मैंने घर में सर्विस दिया, अगर मैं एक शेफ हूं मैंने घर में सर्विस दिया, तो मुझे कोई इनकम जनरेट नहीं हो रही है। बट अगर मैं वही बेकर हूं जो अभी मैंने एग्जांपल लिया था, ठीक है, तो अगर एक बेकर है वो कुकीज, बिस्किट्स, केक्स मार्केट कर रहा है, तो वो रॉ मटेरियल्स एक जगह लाता है, उन्हीं में से उठा के वो लेके अपने लिए घर में कंजम्पशन के लिए लाता है। अगर मैं एक बेकर हूं तो मैं मार्केट में अगर ब्रेड्स और डिफरेंट टाइप के जो कन्फेक्शनरी आइटम्स होता है वो अगर मैं सप्लाई कर रहा हूं, और मुझे अपने बच्चे के लिए अगर केक की ज़रूरत होगी या ब्रेड या इनकी ज़रूरत होगी, तो वो मैं फिर दूसरे मार्केट में जाके तो नहीं खरीदने जाऊँगा, मैं उन्हीं से अपने जो शॉप है वहीं से उठा के ले आऊँगा, अपनी जो कन्फेक्शनरी है या बेकरी है मैं वहीं से उठा के ले आऊँगा। बट उसका कॉस्ट तो मैंने पे किया है, रॉ मटेरियल्स का, वैल्यू एडेड सब कुछ उसमें मैंने पे किया है। तो उस केस में क्या होता है, वो एक प्रोडक्टिविटी होती है, वो प्रोडक्शन के बाद हम सेल्फ भी कंज्यूम करते हैं, तो वो मार्केटेड माना जाता है, क्योंकि हम उसी स्टॉक से, दैट मीन्स कि उसका जो प्रोडक्शन है वो करंट स्टॉक में इंक्लूडेड होता है। जो स्टॉक पड़ा था 10 पीस ब्रेड बचा हुआ दुकान में आपके शॉप में, आप एक उठा के ले आए, तो आपने कहां से लाया, वो स्टॉक जो पड़ा हुआ था वहीं से लेके आप घर पे लाके कंज्यूम कर रहे हो, तो वो हम इंक्लूड करेंगे। फिर इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज, जैसे कि अगर मान लो मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं, मैं एक प्रोड्यूसर हूं, या फिर मैं कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हूं, तो अगर मैंने अपने हाउस में बैकयार्ड्स में कोई इंडस्ट्री लगा रखी है, या फिर मैंने कहीं पर लाइक मेरे पास जमीन थी, मैंने वहां पर जाके कोई चीज का प्रोडक्शन और डेवलपमेंट शुरू किया, तो वहां का एक इंप्यूटेड रेंट जो होता है वो इंक्लूड किया जाएगा। इसलिए उसको हम अलग नहीं रख सकते कि भाई ये तो मेरा है, मैंने अपने बिजनेस में डाला। बट आपने बिजनेस में कुछ भी डाला हो उसका एक वैल्यू होता है बच्चों। जैसा कि हम लोग बोलते हैं ना कि एंटरप्राइज, अगर एक एंटरप्रेन्योर अपने आप को इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, तो वो भी एक सैलरी या एक विड्रॉ करता है वहां से पैसे, जस्ट फॉर लाइक ऑन ए मंथली बेसिस या ऑन जो भी जिस वे में भी वो करता हो, वो एक सैलरी या उसको जिसको हम रेम्यूनरेशन बोलते हैं वो विड्रॉ करता है, क्योंकि मैं अपने बिजनेस के लिए फ्री में नहीं काम कर रहा हूं, उस प्रॉफिट का एक हिस्सा मैं विड्रॉ करता हूं अपने घर के खर्च के लिए। तो आपका जो एंटरप्राइज होता है वो भी इन्वेस्टेड है बिजनेस में। लाइकवाइज जो आपका ओन्ड लाइक प्रीमाइसेस हैं, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो शोरूम हो, चाहे शॉप हो, चाहे आपका लैंड हो, किसी भी फॉर्म में अगर कोई प्रॉपर्टी या जो आपका कैपिटल एसेट्स हैं, वो फिक्स्ड एसेट्स हैं, वो अगर इन्वेस्टेड है बिजनेस में और वो आप ओन करते हैं, रेंटेड पे नहीं है, तो भी हम अपने अकाउंट्स में उसका एक जो मार्केट रेंट होता है वो इंक्लूड करते हैं वहां पे। ठीक है, तो ये
हमारा फिफ्थ हो गया। तो ये दोनों बच्चों इंक्लूड होगा। और लास्ट है आपको जो अभी मैंने आपको बताया, चेंज इन स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक जो होता है बच्चों, वो क्या करता है, अगर आपके पास स्टॉक है तो वो आपके लिए एक वेल्थ मान लो, आपके लिए एसेट है। जो आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है वो आज आपके पास स्टॉक के फॉर्म में पड़ा हुआ है, बट वो मार्केट अगर हो जाता है, वो मार्केट में चला जाता है, तो उसका रेवेन्यू आपके पास आएगा। तो वो आपके लिए एक तरह से बोला जाए तो वो कैपिटल फॉर्मेशन में आता है। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब जैसे कि हम लोग इन्वेस्टमेंट के पर्पज से मार्केट में सिक्योरिटीज खरीद लेते हैं, शेयर्स खरीद लेते हैं, या आपने गोल्ड खरीद लिया, या आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, तो दैट इज फॉर इन्वेस्टमेंट। वो आपके कैपिटल को फॉर्म कर रहा है। आप कभी भी उसको लिक्विडेट कर सकते हो। लिक्विडेट करने का मतलब होता है जब भी आप स्टॉक को बेचोगे आपके पास इन हैंड कैश आ जाएगा और वो आपके लिए एसेट होगा। तो जो चेंज इन स्टॉक है ये कैपिटल फॉर्म करता है, इस वजह से ये इंक्लूड किया जाता है नेशनल इनकम में। तो ये आपको क्लियर समझ में आ गया बच्चों कि कौन सी तीन चीजें हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं वैल्यू एडेड मेथड में, और कौन सी तीन चीजें इंक्लूड करते हैं। तो ये हमारा ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पर, जिसको हम बोलते हैं स्टेप्स ऑफ कैलकुलेशन या एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड। ये तो अभी हमने देखा कि वैल्यू एडेड हम कैसे निकालते हैं। अब अगर हम टोटल इसका जो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करेंगे तो वो हम किस फॉर्म में करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो इसका प्रोसेस होता है वो स्टार्ट होता है, तो इसमें बेसिकली आपको 4 स्टेप्स को फॉलो करना होता है। ठीक है, पहला स्टेप जो होगा, सबसे पहले देखिए, क्योंकि पूरी इकोनॉमी में आप जब नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं तो इकोनॉमी की हर सेक्टर से, इकोनॉमी के सारे टाइप्स ऑफ बिजनेसेस, हर तरह के फर्म्स, हर चीज इंक्लूड करना है आपको वैल्यू एडेड, जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड है, गुड्स या सर्विसेज से। तो उसमें आपको बेसिकली हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि हम इंडस्ट्रीज को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो इसमें पहला हो गया, आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में हम जब स्टार्ट करते हैं तो इसमें सबसे पहला होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, कि सबसे पहले कोर इंडस्ट्रीज हमारी कौन कौन सी हैं जो इनकम जनरेट करती हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाती हैं, वो इंडस्ट्रीज कौन सी हैं। सबसे पहले उसकी लिस्ट तैयार होती है, आइडेंटिफाई होगी। अब हम उसको करेंगे क्लासिफाई। क्लासिफिकेशन मतलब वो तो रैंडम होगी, कभी यहां से फिगर मिलेगा, कभी वहां से फिगर मिलेगा, किसी का नेचर कुछ और होगा, कोई गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, कोई सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है। सर्विसेज में भी हजारों तरह के सर्विसेज हैं, गुड्स में भी हजारों तरह के वेराइटीज एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स हैं। तो इनको हमको क्लासिफाई करना होता है। तो हम क्लासिफिकेशन जो होता है वो 3 सेक्टर्स में करते हैं। पहला हो गया प्राइमरी, दूसरा हो गया सेकेंडरी, और थर्ड हो गया हमारा टर्शरी। ठीक है बच्चों, ये 3 इंडस्ट्रीज हमने आइडेंटिफाई और क्लासिफाई कर लिया। अब इसी स्टेप में हम क्या करेंगे, प्राइमरी से आप लोगे GVA-MP। पहले आपने प्राइमरी सेक्टर का GVA-MP ले लिया, फिर आपने सेकेंडरी का फिगर ले लिया, वो ऐड कर देंगे GVA-MP और इसका भी GVA-MP। 3 जगह से हमने GVA-MP का फिगर ले लिया, तीनों सेक्टर कवर हो गए। इसके अलावा चौथा कोई सेक्टर नहीं होता है। जब आप ये प्लस कर लोगे दोनों इनके साथ तो आपको मिल जाएगा सिग्मा GVA एट मार्केट प्राइस। टोटल इंडस्ट्रीज कवर हो गई सारी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये फिगर मिल गया। अभी आपको मैंने बताया कि जब GVA-MP का फिगर आपके पास आ गया तो ये क्या है, क्या बताया था मैंने, ये जब आप कैलकुलेट कर लेते हो तो दिस इज ऑलवेज इक्वल टू GDP मार्केट प्राइस। दैट मीन्स हम इसी को GDP मार्केट प्राइस बोलते हैं। तो आपका जो मेन स्टेप होता है वो यहां से शुरू हो गया। आपने जैसे GVA-MP कैलकुलेट किया, आपको पहला स्टेप आपको पहला जो कंपोनेंट होता है वो मिल गया नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए। तो अब GVA-MP से आपने GDP मार्केट प्राइस कैलकुलेट कर लिया, तो हमारा सेकेंड स्टेप भी पूरा हो गया। अब थर्ड वाले में बच्चों हम लोग क्या करेंगे,
पहले हम डोमेस्टिक इनकम जो होता है वो कैलकुलेट करेंगे। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैंने पीछे भी बताया हुआ है पहले, जो 8 कॉन्सेप्ट्स मैंने जो रिलेटेड एग्रीगेट्स पढ़ाए थे वो वीडियो जाके देखिएगा। आपको सारा कॉन्सेप्ट जो है मैंने सारा एक दूसरे जो ये कंपोनेंट्स हैं उनमें एक दूसरे से हम स्विच कैसे करते हैं, क्या प्लस करते हैं, क्या माइनस करते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने उसमें फार्मूला और सारे ट्रिक्स के साथ समझाया हुआ है। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा इसके पहले। ये आपका होता है डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम। अब ये कैलकुलेट कैसे करेंगे? अभी तो हम लोग जीडीपी मार्केट प्राइस पे हैं, तो जब एनडीपी फैक्टर कॉस्ट पे जाएंगे तो आप यहाँ पर देखिए, मैं वही वाला कॉन्सेप्ट को यहाँ यूज़ कर लेता हूँ ताकि आपको यहाँ पर भी समझ आ जाए। अब यहाँ देखिए जीडीपी मार्केट प्राइस पे आप हो ऑलरेडी, ये कैलकुलेटेड है, ये फिगर आपके पास है। यहाँ से आपको क्या कैलकुलेट करना है? पहला तो ग्रॉस से आपको नेट पे जाना होगा, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे, और डोमेस्टिक सेम है, यानी डोमेस्टिक नेशनल का कॉन्सेप्ट अभी यहाँ पर नहीं है। दूसरा जो चेंज आएगा वो आपका आएगा MP टू क्या, MP टू FC, यानी यहां पर जीडीपी मार्केट प्राइस में 2 चेंजेस लाने हैं आपको। ग्रॉस से पहले आपको नेट में जाना है और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है। तो बच्चों जब हम ग्रॉस से नेट पे जाते हैं तो यहां पर डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट आता है। तो ग्रॉस से जब नेट में जाते हैं तो माइनस हो जाता है डेप्रिसिएशन, और जब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाते हैं तो माइनस NIT, ठीक है, NIT को माइनस करते हैं। तो जब आपका GVMP या GDP मार्केट प्राइस आ गया तो हम यहाँ पर जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो गया, GDP मार्केट प्राइस, ठीक है, माइनस डेप्रिसिएशन माइनस NIT। तो ये निकल गया हमारा बच्चों NDP-FC, ठीक है, जिसको हम डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। अब आप बिल्कुल लास्ट स्टेज पे आ चुके हैं क्योंकि हमने डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट कर लिया। अब इससे हमें NNP-FC में जाना है जिसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम। ये डोमेस्टिक था और ये स्टेप 4 जो है, अब हम 4th को कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा निकल जाएगा नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, ठीक है। तो अब यहां पर फिर हम वही कॉन्सेप्ट लेके आते हैं कि चेंज क्या आ रहा है। तो यहां देखिए आप ऑलरेडी NDP-FC पर हो, तो अगर हम इसमें डिफरेंस देखें तो यहां देखिए नेट है, यहां भी नेट है, यहां पर आपका फैक्टर कॉस्ट है, यहां भी फैक्टर कॉस्ट है। दैट मीन्स चेंज क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है बच्चों, वो आ रहा है सिर्फ डोमेस्टिक से नेशनल। यानी अब हम यहां पर नेशनल का, जब डोमेस्टिक से नेशनल में जाते हैं तो हम बड़े कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। तो उस केस में हम क्या करते हैं, इसके बाद डोमेस्टिक इनकम में प्लस NFIA ऐड कर देते हैं। ये NFIA ऐड कर दिया तो आपका लास्टली फिगर आ जाता है NNP-FC, जिसको हम नेशनल इनकम बोलते हैं। तो बच्चों यही कॉन्सेप्ट है आपका वैल्यू एडेड मेथड का, जिसमें आप पहले ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकालते हो, उसके बाद उससे आपको जीडीपी मार्केट प्राइस मिल जाता है बिकॉज दोनों सेम होता है। उसके बाद थर्ड स्टेप में आप क्या करते हो, NIT और डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हो, तो आप कहाँ पे आ गए, डोमेस्टिक इनकम पे, जिसको हम बोलते हैं NDP-FC। एंड लास्टली आप जब NFIA ऐड कर देते हो, जो आपका इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वो जब आप इंक्लूड कर देते हो तो आपको फाइनल फिगर जो होता है वो मिल जाता है NNP-FC, और यही आपका नेशनल इनकम होता है। क्लियर बच्चों? तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो आराम से समझ में आया, इस वीडियो के थ्रू आपको सब कुछ समझ में आया होगा कि पूरा ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या है। मैंने प्रिकॉशंस भी बताए, मैंने उसके जो डबल काउंटिंग की जो प्रॉब्लम होती है वो उसको डिस्कस किया, मेथड्स बताए, कैलकुलेशन का मेथड बताया, वैल्यू एडेड मेथड में हमने वैल्यू एडेड कैसे कैलकुलेट करना है वो बताया, सारे कंपोनेंट्स जो थे हमने इसमें डिटेल में डिस्कस कर लिया। तो अगर आपको वीडियो बच्चों पसंद आया, आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए
आपने लाइक आपको आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं, आपके जो डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो गए। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल पाए। तो मिलते हैं बच्चों, इसका पार्ट 2 हम लोग जिसको लाइक इनकम मेथड जो होता है वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।